स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम एक ऐसे दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। 15वीं से 17वीं सदी का वो दौर जिसने सच में हमारी दुनिया को देखने का नजरिया ही पलट कर रख दिया। मतलब सोचकर देखिए, एक ही वक्त में इंसान पूरी दुनिया के नक्शे बना रहा था और साथ ही खुद अपने शरीर के अंदर भी झांक रहा था। अब यहाँ एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, रेनेसा यानी पुनर्जागरण के उस दौर में आखिर ऐसा क्या जादू था जिसने इंसानी दिमाग को दो बिल्कुल अलग दिशाओं में दौड़ा दिया। एक तरफ वो लोग थे जो खतरनाक और अनजाने समंदरों को नाप रहे थे, और दूसरी तरफ वो जो इंसान की नसों और धमनियों का रहस्य सुलझा रहे थे। एक ही सदी में ग्लोबल नेविगेटर्स और ह्यूमन एनाटॉमी के पायोनियर्स दोनों एक साथ कैसे सामने आ गए। तो आज के हमारे इस सफर के कुछ अहम पड़ाव होंगे। पहले हम बात करेंगे इस नई खोज की चाहत की, फिर देखेंगे कि ग्लोबल ओशंस का नक्शा कैसे बना। उसके बाद बदलते हुए विश्व दृष्टिकोण पर नजर डालेंगे। फिर हम जूम इन करेंगे मानव मशीन के मैपिंग पर, और आखिर में बात होगी कला और विज्ञान के उस अद्भुत संगम की। चलिए सबसे पहले बात करते हैं खोज की इस तीव्र इच्छा की। 15वीं सदी का वो वक्त जब सदियों पुरानी मान्यताओं की दीवारें दरकने लगी थीं। लोग अब सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहते थे। उनके अंदर खुद सच को देखने परखने की एक जबरदस्त प्यास जग चुकी थी। अब सवाल यह है कि ये लोग अनजान समंदरों में क्यों उतर रहे थे। वजह बड़ी दिलचस्प थीं। दरअसल पूर्वी भूमध्य सागर में मुस्लिम साम्राज्यों ने व्यापार पर अपना एकाधिकार जमा लिया था। नतीजा, मसालों और सोने जैसी चीजों के दाम आसमान छूने लगे। इसी आर्थिक मजबूरी ने पुर्तगाल जैसी यूरोपीय ताकतों को एशिया तक पहुंचने के लिए नए और सीधे रास्ते खोजने पर मजबूर कर दिया। और हाँ, धर्म का प्रचार प्रसार करना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। लेकिन देखिए, ये बड़े बड़े सपने बिना नई टेक्नोलॉजी के तो पूरे होने से रहे। यहीं एंट्री होती है कैरावाल की। ये इबेरियन प्रायद्वीप का एक बेहद फुर्तीला जहाज था। इसका डिजाइन बड़ा कमाल का था। उथला ड्राफ्ट और तिकोने पाल, जिनकी मदद से हवा के उलट दिशा में भी आसानी से चला जा सकता था। इसी एक इनोवेटिव डिजाइन ने खोजकर्ताओं को उन भौगोलिक सीमाओं को पार करने की ताकत दी जिन्हें कभी पार करना नामुमकिन माना जाता था। और यहीं से शुरुआत होती है महासागरों के मानचित्रण, यानी रेस फॉर द इंडीज की। नई तकनीक और अर्थव्यवस्था के दबाव ने दुनिया की बड़ी समुद्री ताकतों के बीच एक जबरदस्त होड़ पैदा कर दी थी। हर कोई सबसे पहले पहुंचना चाहता था। इस रेस में पुर्तगाल और स्पेन की रणनीतियां बिल्कुल एक दूसरे से उलट थीं। पुर्तगाल ने तय किया कि वो अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर दक्षिण और पूर्व से होते हुए भारत जाएगा। वहीं स्पेन ने एक बड़ा जोखिम उठाया और अनजान अटलांटिक महासागर को पार करते हुए सीधे पश्चिम की तरफ निकल पड़ा। इसी भयंकर टक्कर का नतीजा था 1494 की ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस, जिसने सचमुच दुनिया को इन दोनों ताकतों के बीचों बीच से बांध कर रख दिया। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये वाकई हैरान करने वाला है कि दुनिया का नक्शा कितनी तेजी से बदला। 1488 में डियाज अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंचते हैं। ठीक 4 साल बाद 1492 में कोलंबस पश्चिम की यात्रा पर निकलते हैं। 1498 में वास्को डिगामा भारत का किनारा ढूंढ लेते हैं और 1522 आते आते मैगलन की टीम पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेती है। महज कुछ ही दशकों में हमारी दुनिया अचानक से बहुत बड़ी हो गई थी। अब आते हैं विस्तारित दृष्टिकोण या नक्शों से परे की दुनिया पर। देखिए, ये दौर सिर्फ नए तट खोजने तक सीमित नहीं था। ये धरती के सबसे खतरनाक और आखिरी कोनों तक जाकर अपनी आंखों से सच देखने की एक जिद थी। एक ऐसी जिद जो अक्सर बेहद क्रूर और जानलेवा साबित होती थी। इसके क्रूर होने का अंदाजा इस एक घटना से लगाया जा सकता है। साल था 1596, जब विलियम बार्टेन्स और उनके 16 लोगों का डच दल आर्कटिक की जमा देने वाली, कंपा देने वाली सर्दियों में फंस गया। जिंदा बचने के लिए पता है उन्होंने क्या किया? अपने ही जहाज की लकड़ियां तोड़कर द केप्ट हाउस नाम का एक कैबिन बनाया और महीनों तक लोमड़ियों का शिकार करके किसी तरह अपनी जान बचाई। मतलब सच जानने की कीमत जान की बाजी लगाकर चुकानी पड़ रही थी। इसी संदर्भ में मशहूर इतिहासकार J.H. पेरी की एक बात बिल्कुल सटीक बैठती है। वो कहते हैं कि इसने सत्ता पर प्रत्यक्ष पूछताछ की पहली बड़ी जीत देखी। अब यहां से कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। जो फलसफा नाविकों को अनजान समंदरों में धकेल रहा था, बिल्कुल वही फलसफा अब एक नई दिशा में मुड़ने वाला था, बाहर से सीधे अंदर की तरफ। और यहीं हम पहुंचते हैं मानव मशीन के मानचित्रण, यानी भीतर की खोज पर। अब हमारा फोकस उन विशाल महासागरों से हटकर इंसान के शरीर के उस सूक्ष्म, बेहद जटिल तंत्र की तरफ जूम इन होने वाला है। लियोनार्डो दा विंची की ही मिसाल ले लीजिए।
उनके सफ़र की शुरुआत एक ऐसे कलाकार के तौर पे हुई थी जिसे बस पेंटिंग पर एक किताब लिखनी थी। लेकिन जल्द ही उन्हें ये समझ आ गया कि सिर्फ त्वचा की सतह को देखकर असली भाव नहीं उकेरे जा सकते। इंसान के हाव भाव और उसके मूवमेंट को सच में समझने के लिए त्वचा के नीचे मौजूद मांसपेशियों और नसों के उस मैकेनिक्स को समझना होगा। और इसके लिए उन्होंने सीधे इंसान के शवों की चीर-फाड़ करना शुरू कर दिया। और यकीन मानिए, ये कोई आसान काम नहीं था। जरा कल्पना कीजिए, इटली की वो चिलचिलाती गर्मियां जब शव बहुत तेजी से सड़ने लगते थे। बिना किसी रेफ्रिजरेशन के उस भयंकर बदबू और सड़ांत के बीच लियोनार्डो घंटों तक नर्वस सिस्टम और मांसपेशियों का बारीकी से अध्ययन करते रहते थे। ये उनका एक ऐसा जुनून था जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। 30, जी हाँ, 30। अपने जीवन के अंत तक दा विंची ने कम से कम 30 मानव शरीरों का विच्छेदन किया था। उन्होंने सदियों पुरानी किताबों और उन सुनी सुनाई बातों को पूरी तरह से किनारे कर दिया था। उनका सीधा फंडा था, जो ज्ञान अपनी आंखों से प्रकृति में नहीं देखा वो किसी काम का नहीं। अब आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, कला का विज्ञान, सत्य और सौंदर्य का मेल। लियोनार्डो की ये जो वैज्ञानिक और एकदम सटीक जांच पड़ताल थी, वो अंत में जाकर उनके कलात्मक विजन में समा गई। एक ऐसा विजन जो एक आदर्श रूप की तलाश में था। उनकी वो बेहद मशहूर ड्राइंग विट्रूवियन मैन इसी सोच का सबसे बड़ा सबूत है। उस वक्त बाकी कलाकार क्या कर रहे थे? वे विट्रूवियस के बताए हुए ज्यामितीय आकारों यानी सर्कल और स्क्वायर में फिट करने के लिए मानव शरीर को ही विकृत कर रहे थे। लेकिन लियोनार्डो, उन्होंने बिल्कुल उल्टा किया। उन्होंने एक सटीक, प्राकृतिक और वास्तविक इंसान के शरीर से शुरुआत की और उस सत्य के आधार पर आदर्श अनुपात को खोज निकाला। विशेषज्ञ मार्टिन क्लेटन इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। वो कहते हैं कि लियोनार्डो के लिए शरीर की यांत्रिक पूर्णता ही मुख्य मार्गदर्शक थी। असल में लियोनार्डो मानते थे कि शरीर के इस बेदाग आर्किटेक्चर के अंदर ही वो दिव्य आत्मा बसती है। उनके लिए उस शरीर को समझना ईश्वर की बनाई सबसे बेहतरीन मशीन को समझने जैसा था। तो अगर हम लियोनार्डो के इस पूरे काम का निचोड़ निकालें तो वो ये है, उन्होंने प्रकृति को सीधे तौर पर परखा, एक विशिष्ट शरीर रचना से पीछे की ओर जाते हुए सामान्य आदर्शों तक पहुंचे। उनके लिए नसों और हड्डियों का मैप बनाना सिर्फ कोई मेडिकल पढ़ाई नहीं थी, ये एक तरह की अस्तित्वगत खोज थी। वो ये समझना चाहते थे कि हम इंसान इस इतने बड़े ब्रह्मांड का हिस्सा कैसे हैं। उन्होंने कला और विज्ञान के बीच की लकीर को हमेशा के लिए मिटा दिया था। अब इस पूरे सफर के बाद एक ऐसा सवाल जहन में आता है जो सचमुच सोचने पर मजबूर कर देता है। आज की इस दुनिया में जहां हमारे पास जीपीएस से लेकर एमआरआई जैसी तकनीकें हैं, जहां दुनिया का कोना कोना मैप हो चुका है, क्या वहां अब भी इंसानी खोज के लिए कोई गुंजाइश बाकी है? बाहर के उस असीम ब्रह्मांड में और हमारे भीतर के उस गहरे सूक्ष्म जगत में क्या अभी भी कुछ ऐसा है जिसका नक्शा बनना बाकी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।